हमने कल कहाँ पे छोड़ा था? सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, है ना। गुड इवनिंग। हम क्या स्टार्ट करेंगे? सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के न्यूमेरिकल पर। सीरीज सर्किट में हमने क्या देखा था? आपको विजिबल है ना? सीरीज में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर या तीन रजिस्टर, उसमें सीरीज में क्या रहेंगे? वो सीरीज में कनेक्ट रहेंगे। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? आपका करंट तो सेम होता है, बट वोल्टेज क्या होती है? अलग अलग रजिस्टर के अलोंग अलग अलग वोल्टेज होती है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग डिवाइड होता है, बट वोल्टेज क्या होती है? सेम होती है। वोल्टेज क्या होती है बेटा? सेम होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये सर्किट डायग्राम आप लोगों ने बना लिए थे? यस और नो? ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये जल्दी से नोट डाउन कर लो आप।
ठीक है, क्या बताया, बस आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, सीरीज में तो करंट सेम होता है और वोल्टेज अलग होती है, और पैरेलल में क्या होता है, करंट अलग होता है, वोल्टेज सेम होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. 5 equal parts. These parts are बेटा क्लियर विजिबल है या नहीं है? These parts are then connected in parallel if the equivalent resistance of this combination is R, then the ratio R upon R dash is, न्यूमेरिकल पढ़ो आराम से, एक वायर है, ठीक है, एक वायर का रेजिस्टेंस मान लो आपके पास क्या है, ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। अब इस R रेजिस्टेंस को 5 इक्वल हिस्सों में बांट दिया गया,
तो आर को 5 इक्वल हिस्सों में बांटोगे तो ये भी r/5, ये भी r/5, ये भी r/5, ये भी r/5 और ये भी r/5, ठीक है। These parts are then connected in parallel. फिर इनको किस में कनेक्ट किया गया? पैरेलल में कनेक्ट किया गया। If the equivalent resistance of this combination is R dash, नए वाले जो रेजिस्टेंस है ना, देखो समझो इसको, ये आपके पास क्या है? एक वायर है। वायर को कितने हिस्सों में काटा? 1 2 3 जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का होता है 1/Rp 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 1/R4 1/R5. Here R1 is equal to R/5, R2 is equal to R/5, R3 is equal to R/5, R4 is equal to R/5 and R5 is equal to R/5. तो आपने क्या किया? 1/Rp is equal to 1/R/5, 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 1/R/5। अब जो ये 5 है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना? तो मैं इसी चीज को कैसे लिख सकती हूँ? 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, इतना ठीक है। R क्या लिया? एलसीएम लिया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, कितना हो गया ये? 25/R। बट ये तो है 1/Rp, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमने निकाला है ना, बट हमें तो चाहिए Rp, तो ये आएगा R/25। समझ आया? फिर से देखो, एक पीस ऑफ वायर, वायर का एक पीस है, वायर का जो ये पीस है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितने? R। फिर इसको क्या किया? 5 इक्वल हिस्सों में कट कर दिया। इस वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या था? R था ना, इसको 5 इक्वल हिस्सों में कट कर दिया गया। फिर इन पार्ट्स को किस में कनेक्ट किया गया? पैरेलल में कनेक्ट किया।
जब इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है ना, और जब पैरेलल में सारे कॉम्बिनेशन को हम जोड़ देंगे तो जो नया वाला रेजिस्टेंस आएगा वो कितना गिवन है, आर डैश गिवन है शायद, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, ये आर डैश। देन द रेशियो इज, जो रेशियो होगा ना आर अपॉन आर डैश का, वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आर डैश निकाल लेती हूँ, क्योंकि आर तो सिंपली गिवन है ही। आर डैश मतलब व्हेन रेजिस्टर्स कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा तो फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री प्लस 1 अपॉन आर फोर प्लस 1 अपॉन आर फाइव, क्योंकि 5 इक्वल हिस्से हुए हैं। R1 की वैल्यू भी वही है और बाकी सब की वैल्यू भी यही है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि 5 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया है, कट किया है। 1 अपॉन आर पी कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन आर अपॉन 5 लिख दिया सबके अपॉन में, क्योंकि अपॉन में R1 है ना। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब लिखने का तरीका इसी को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 5, 5 बटे आर। एलसीएम क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सबको ऐड किया तो कितना आ गया, 25 अपॉन आर। लेकिन ये तो वैल्यू आई है 1 अपॉन आर पी की, मुझे चाहिए आर पी की, क्योंकि आर पी को ही इसने क्या बोला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इसने क्या बोला है, आर डैश बोला है। आ गया। बट हमें रेशियो किसका निकालना है, रेशियो किसका निकालना है हमें, आर का और आर डैश का। आर की वैल्यू तो आर डैश की वैल्यू क्या है, आर अपॉन 25 है ना, तो 25 तो ऊपर चला जाएगा, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 25 जब ऊपर जाएगा तो 25 अपॉन 1, 25 अपॉन 1, तो ये क्या आ जाएगा, 25:1। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट है तो कमेंट करें। नहीं तो नोट डाउन करो। अभी जो हमने सीरीज और पैरेलल का वो किया है ना, ज़्यादा ना करके हम क्या करेंगे, पहले हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम, इनका डेरिवेशन देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ ना, कि आया कहाँ से है। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ वो आया कहाँ से। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर
ठीक है, हमने क्या रजिस्टर का कॉम्बिनेशन बनाया था? R1, R2, R3, V1, V2, V3। यहाँ से क्या पास होगा आपका? आई करंट। यहाँ से क्या आएगा आपका? आई करंट। ठीक है, अब आपको ये सब लिखना है। क्या क्या लिखोगे आप? In series combination, we have a circuit in which three resistors are given. Three resistors R1, R2, थ्री रजिस्टर्स का क्या गिवन है? whose resistance R1, R2 and R3. And V1, V2 and V3 are the potential difference across R1, R2 and R3 respectively. And current I is flowing through the circuit. ठीक है, जो आपका नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, नेट पोटेंशियल डिफरेंस V किसके इक्वल होगा बेटा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ओम्स लॉ से जो V होता है वो किसके इक्वल होता है? IR। बट जो R होगा ना वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल, है ना, इसको इक्विवेलेंट भी कह सकते हो आप। तो जो V1 होगा, देखो फॉर्मूला होता है
ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। अब आपको ये देखना है कि ये जो वोल्टेज है ये तीनों का क्या है, सम है ना, तो हम इस R को टोटल लिखेंगे। V1 किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस है, तो करंट तो सब में सेम ही है, तो उसको तो मैं I लिखूंगी। लेकिन R क्या है, R क्या है 1, I क्या है सेम है R2 के अक्रॉस भी, लेकिन V2 के अक्रॉस रजिस्टर क्या है, रजिस्टर R2 के अक्रॉस ही तो V2 है ना बेटा। और R3 रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, V3, बट करंट इसमें भी सेम है, तो I लिखा और यहाँ पे क्या लिखा R3। I क्या कर लेती हूँ बेटा, कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो R क्या आ जाएगा आपका, टोटल लिख दो या इक्विवेलेंट लिख दो, आपकी इच्छा है। I यहाँ से कॉमन ले लूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको आप क्या क्या बोल सकते हो, आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह सकते हो। जैसे क्वेश्चन आ जाए ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, तो ऐसे नहीं कि हमें तो पता ही नहीं है। इसी को ही आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। इसी को ही आप नेट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, और इसी को आप टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। फिर से देखो हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे रजिस्टर्स को किस कॉम्बिनेशन में लगा दिया जाए, यहाँ पे हेडिंग में आप क्या चेंज करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, सीरीज रजिस्टर का, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है रजिस्टर्स का। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक सर्किट लिया, क्या लिया बेटा, एक सर्किट लिया हमने। सर्किट में यहाँ पे क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे क्या है आपके 3 रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस क्या क्या है, R1, R2 एंड R3। R1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है बेटा, V1, R2 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, V2, और R3 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, V3। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जहाँ पे जो इनपुट जा रही है ना, जो आउटपुट निकलेगी वो सारी की सारी अगर दूसरे रजिस्टर में एंटर कर पा रही है, तो वो दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। जैसे मान लो यहाँ से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो निकलेगा भी कितना, 5 का ही। अब वही 5 R2 में भी एंटर करेगा, तो सेम करंट एंटर हो गया ना। जहाँ पे सेम करंट एंटर होता है ना, वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज होता है। वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज होता है। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी हैव ए सर्किट इन विच 3 रजिस्टर whose resistance is R1, R2 and R3, and V1, V2 and V3 are the potential difference across R1, R2 and R3 respectively, and current I is flowing through the circuit। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर रजिस्टर के अक्रॉस जिसका रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। क्योंकि हमारे पास 3 रजिस्टर है ना, तो 3 ही क्या होंगे हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना V, वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमें ओम्स लॉ से पता है कि V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है।
v किसके इक्वल होता है बेटा, आई आर के इक्वल होता है। अब उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। यहाँ पे वी आई आर तो ठीक है, बट जो ये वाला आर होगा वो किस किस आर का सम होगा, आर वन आर टू और आर थ्री का। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, आर टोटल। आप इसको इफेक्टिव आर भी लिख सकते हो, आप इसको इक्विलेंट आर भी लिख सकते हो, आप इसको नेट आर भी लिख सकते हो, और आप इसको टोटल आर भी लिख सकते हो। आर किसको डिनोट कर रहा है बेटा, रेजिस्टेंस को। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। ठीक है। अब V1 है, V1 किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस है। V1 किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस है। I तो सब में सेम ही जा रहा है, तो V क्या होता है, आई आर। V क्या होता है बेटा, आई आर, लेकिन R का क्या होगा, 1 होगा। V क्या हो, V1 क्या होगा, आई आर 1। क्यों, क्योंकि करंट तो सेम है, बट V1 किसके अक्रॉस है, सिर्फ R1 के अक्रॉस है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, आई आर 1। आई पे 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि करंट हर रजिस्टर के अक्रॉस क्या है, सेम है। करंट हर रजिस्टर के अक्रॉस क्या है बेटा, सेम है। ठीक है। V2 क्या हो जाएगा आपका, V2 में भी करंट तो आ ही जा रहा है, तो आई एज इट इज रखा। लेकिन V2 किसके अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस है, तो R ना लिख के क्या लिख दिया, R2 लिख दिया। ऐसे ही V3 है, V3 में भी करंट तो सेम ही गया आई, तो ये आई रहने दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा। कॉमन ले लो बेटा दोनों साइड से, आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आर टोटल क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या है कि कभी भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रजिस्टर गिवन है और आपको क्या निकालना हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर, दैट इज R1 R2 एंड R3। आप क्या कर दोगे, उनका सीधा ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, सीधा एडिशन कर दोगे। यही क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है, जब रजिस्टर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। रजिस्टर किस में होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, नोट डाउन करो। अगर विजिबल नहीं है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, जल्दी से नोट डाउन करो। आगे चलें। अब लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। हेडिंग लगाओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पहले आप डायग्राम बना लो।
यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये वोल्टेज है, यहाँ से करंट आएगा आई। आई करंट जैसे यहाँ पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे, तो उसके पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं ना। यहाँ तक तो वो आई आया, यहाँ तक तो वो आई आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आते ही आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आते ही अब उसके पास कितने रास्ते हो गए, 3। तो यहाँ पे वो अपना कुछ हिस्सा भेजेगा, I1, I2 और I3, ठीक है, भेज देगा। तो आपने क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम रहेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन we have 3 resistor whose resistance R1, R2 and R3 connected in parallel combination. या फिर अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप दोनों बार मत लिखो ना, इन दिस कॉम्बिनेशन कर लो। In this combination we have 3 resistors whose resistance R1, R2 and R3 connected in parallel, ठीक है। In this combination current I is divided into 3 parts, that is I1, I2 and I3 across, किसके across है ये, I1 तो है R1 और I2 and R3 respectively। and potential difference V is same। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कि जो भी कॉम्बिनेशन हो ना, जिसमें जो चीज़ अलग होती है उसी का ही कॉम्बिनेशन लिखो सबसे पहले। जैसे सीरीज में क्या अलग था, वोल्टेज अलग थी ना, तो आपने क्या लिखा, V टोटल इज इक्वल टू V1, V2 एंड V3। यहाँ पे क्या अलग है, I अलग है ना, तो I क्या हो जाएगा, I टोटल क्या हो जाएगा आपका, I1, I2, I3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखो आप, ओम्स लॉ क्या होता है ना, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। बट इस बार मुझे क्या चाहिए, इस बार मुझे क्या चाहिए, I चाहिए ना, तो I क्या हो जाएगा आपका V/R,
ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं V बाई आर लिखूंगी ना, तो R क्या लिखोगे आप? टोटल। R क्या लिखोगे? टोटल। I का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई आर। लेकिन I1 किसके अक्रॉस करंट जा रहा है? ऊपर देखो डायग्राम में, I1 किसके अक्रॉस जा रहा है? R1 के अक्रॉस जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? R1 लिखोगे। V क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V क्या रहता है? हर रजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है? सेम होता है। ऐसे ही I2 किस में जा रहा है? R2 में जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी सेम है। तो V अपॉन क्या कर दिया? R2 प्लस V अपॉन R3। V क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या बचा? 1 अपॉन R टोटल। V कॉमन ले लो। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1 अपॉन R टोटल किसके इक्वल आ गया बेटा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मतलब अगर आपके रजिस्टर्स किस में दिए हुए हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए हो, तो आप उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? 1 अपॉन करके। कैसे निकालोगे? 1 अपॉन करके। यहाँ तक समझ आया? आगे चले। अब न्यूमेरिकल करते हैं ना। क्लियर है? अभी एक डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है इसमें। क्या ठीक है पहले तो ये बताओ। यहाँ से क्वेश्चन आता है सीरीज पैरेलल से रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? डिफरेंस देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, पर एक तो टॉपिक और बचता है। डिफरेंस बिटवीन resistance and resistivity। कभी भी डिफरेंस करो हमेशा ऐसे करना है, बीच में लाइन ड्रॉ करके। इफेक्टिव लगता है वो। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक तरह से रुकावट होती है ना। जब क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल आपस में टकरा जाते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, टकराने के बाद तो हर कोई भी हो, चाहे चार्ज पार्टिकल हो चाहे बंदा हो, थोड़ी देर के लिए तो रुक ही जाता है ना। तो जब वो रुक जाते हैं, तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं तभी तो करंट आता है। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल ही रुक गए
तो करंट भी रुक गया, और उसी रुकावट को क्या नाम दिया गया? रेजिस्टेंस दिया गया। क्या नाम दिया गया? रेजिस्टेंस दिया गया। ठीक है, तो लिखो ऑपोजिशन offered by the atom या charge particles of conductor in the path of current. रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों अलग चीजें होती हैं, ठीक है ना? क्या होती है वो अभी डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी, ऑफ मटेरियल, जिसको किससे डिनोट करते हैं? रो से। और टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या आता है हमारे पास? रेजिस्टिविटी आती है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? जो आर का फॉर्मूला होता है ना, वैसे एक तो ओम्स लॉ से होता है ना, और एक किस किस पे डिपेंड करता है? वो ये होता है। किस किस पे डिपेंड करता है? वो ये होता है। दिखाई दे रहा है? कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रेजिस्टिविटी होती है। टेम्परेचर पे ये वैसे डिपेंड नहीं करता। ओम्स लॉ में ये चीज़ नहीं आती है। ओम्स लॉ में टेम्परेचर को क्या रखना पड़ता है? कांस्टेंट रखना पड़ता है। रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हो? इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ये क्या कहता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है ना मैटर की, ऐसे रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इन ए कंडक्टर। जैसे हमें ये तो समझ आ गया कि अपोज कौन करता है? जब चार्ज पार्टिकल किस में आ जाते हैं? रुक जाते हैं ना, तब क्या होने लग जाता है? अपोज होने लग जाता है। लेकिन एक होता है ना कि एक जो ब्रेकर है, नॉर्मल मान के चलो ब्रेकर है, वो रोकता है। लेकिन ब्रेकर कितना शार्प है, जितना शार्प ब्रेकर होगा ना, उतना ही वाहन क्या रुकेंगे? तेजी से रुकेंगे। समझे? तो मतलब करंट के फ्लो को भी कितनी स्पीड से अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं।
एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल और टेम्परेचर पे। मटेरियल और टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। अब यहीं से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, जैसे R क्या होता था? रो L/A होता था, है ना? तो यहाँ से मैं रो निकालूं तो क्या हो जाएगा? RA/L। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन यहाँ से आता है ऐसे, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? हेलो जतिन। जतिन फ्रॉम विच क्लास बेटा? जतिन कौन सी क्लास है बेटा? जतिन फ्रॉम 10th क्लास। सॉरी बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया आपने कब कमेंट किया। एक टॉपिक और कर लेते हैं जल्दी से। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है बेटा? लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर जो कि किस में होगी? मीटर में, है ना बेटा? और लेंथ के ये कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? डायरेक्टली। कैसे डिपेंड करता है ये? डायरेक्टली। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? देखो, जैसे ये क्या पेन है, इसको मैं किस शेप के अकॉर्डिंग काटूं? कि जैसे मानो कि अगर मैं इसको यहाँ से काटती हूँ ऐसे सर्कल की फॉर्म में, मैं फिर से इसको देखूंगी फिर भी ये पेन ही दिखेगा, है ना? बस क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा साइज में, लेकिन इसकी शेप तो सेम रहेगी। जैसे देखो ब्रेड होता है,
ब्रेड की पूरी क्या आती है, पूरी ब्रेड आती है, जैसे मान लो 16-17 ब्रेड आती है, लेकिन ब्रेड को आप 6 ब्रेड को हटा दो, फिर भी वो शेप कैसी दिखेगी, यूनिफॉर्म में दिखेगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है किसी भी चीज़ को आप ऐसे एजेस से कट करो कि कट करने के बाद भी वो शेप की दिखाई दे, तो वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मेरे पास क्या है, ये वायर है, तो इस वायर को मैं कहाँ से कट करूँ कि कट होने के बाद भी ये वायर दिखे। नॉर्मल आप अज्यूम करके चलो आपके माइंड में कि आपके पास घर में एक वायर है ना, चार्जर की वायर है, तो जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसके अनुसार कट करोगे ना तो आपको वो वायर कटने के बाद भी सेम उसकी लगेगी। साइज की बात नहीं हो रही छोटी बड़ी की, है ना। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, इस साइड की जो शेप है ये क्या कहलाती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि इस वायर में तो ये वाली जो ये वाला एरिया, ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये क्या कहलाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसे डिपेंड करता है ये, इनवर्सली। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल ऑफ द वायर। अगर हमारी कॉपर की वायर बनी है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर सिल्वर की है तो और भी कम रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो वायर किस मटेरियल की बनी है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और जो वायर की मटेरियल है उसी को ही क्या कहते हैं, रो कहते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, और इस रो को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टिविटी कहते हैं। फोर्थ क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द वायर। अगर टेम्परेचर को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे ना, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका लॉजिक समझो। मान लो ये क्या है, हमारे पास कोई भी कंटेनर है, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अभी उनकी नॉर्मल वाइब्रेशन हो रही है, फिर हमने क्या कर दिया, इसके नीचे हीट दे दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, बहुत जल्दी से वाइब्रेट करेंगे, तेजी से वाइब्रेट करेंगे। तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा टकराएंगे तो रुकावट ज़्यादा बनेगी, और ज़्यादा रुकावट बनेगी तो उसी को ही तो क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये 4 फैक्टर होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछती है CBSE। फिर से देखो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। अगर जो हमारे पास कंडक्टर है वो कितनी लेंथ का है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का कोलिजन भी ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वाले पार्ट को कहते हैं, पूरी वायर का एरिया अलग होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिर्फ ये होता है, इस शेप को कहते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस मटेरियल की वायर बनी हुई है उस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू सो मच।